आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। हरौली पुलिस ने बीएड की फर्जी डिग्री जारी कर धोखाधड़ी के आरोप में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर हरौली विधानसभा हलके से 2 बार चुनाव लड़ चुके बसपा नेता मुकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। बसपा नेता पर आरोप है कि उसने हरौली क्षेत्र की एक युवती को फर्जी डिग्री जारी कर दी थी और इस डिग्री के आधार पर युवती को शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षिका नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने जब डिग्री की सत्यता की जांच करवाई तो डिग्री फर्जी पाई गई। शिक्षा विभाग को जैसे ही शिक्षिका की डिग्री फर्जी होने का पता चला तो शिक्षा विभाग ने शिक्षिका को नौकरी से निकाल दिया था और शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की शिकायत हरौली पुलिस में की थी। इस मामले की जांच के बाद हरौली पुलिस बसपा नेता मुकेश चौधरी तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। मुकेश चौधरी को आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं बसपा नेता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नामुमकिन है। ये पॉलिटिकल साजिश है जी। कौन कर रहा है ये पॉलिटिकल हमारे ही कोई नेता है हमारे एरिया का। ये थाना हरौली के अंतर्गत बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हरौली की कंप्लेंट पर 420, 460, 468, 471 आईपीसी में एक मामला पंजीकृत था, जिसमें कि अन्वेषण के दौरान पाया गया कि जो डिग्रीज जो है बीएड की जौनपुर यूनिवर्सिटी की जारी की गई हैं वो नकली पाई गई और इस मामले में कल पुलिस द्वारा जो है अभियुक्त मुकेश कुमार को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसे आज संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधर हमीरपुर डिग्री कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस झड़प से कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण बन गया। बाद में पुलिस ने छात्र नेताओं को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत करवाया। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और एसएफआई के बीच में हुई झड़प ने कॉलेज में माहौल को बेहद तनावपूर्ण कर दिया है। आरोप है कि हमीरपुर डिग्री कॉलेज के गेट पर रूसा सिस्टम को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और तभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें 3 छात्रों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। इस झड़प के बाद दोनों छात्र दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी के घायल छात्र नेता की माने तो गेट के बाहर अचानक ही एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने आकर मारपीट शुरू कर दी। और अभी हमारे ऊपर गेट के बाहर इन्होंने लड़ाई की हमारे साथ और गरीब के साथ मेरे को यहाँ पे कार में मारी और यहाँ पे मारी। इनमें थे जसवीर सिंह, जस्सी, कपिल बनियाल, उमेश सिंह और 10-12 छात्र और आउटसाइड रहे। वहीं एसएफआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता सुबह से ही तनावपूर्ण माहौल पैदा कर रहे थे। एसएफआई का आरोप है कि हमेशा की तरह इस बार भी एबीवीपी कैंपस का माहौल बिगाड़ना चाहती थी। धरना था इसके लिए खिलाफ, जो कॉलेज की डिमांड थी ना, उसके लिए सुबह से हम बना रहे थे। ये सुबह से लड़ाई का माहौल बना रहे थे हमारे लिए, यहाँ लड़ाई करनी है, इनका होने मेरा धरना वगैरह। और जैसे हमारे बंदों को अंदर डरा रहे थे बिल्कुल तरह से, जैसे हम बाहर के इन्होंने अटैक कर दिया हम पे, तो इसका यही कर रहे हैं अभी अटैक, जैसे गुंडागर्दी का माहौल बना रहे हैं फिर से। अभी हाँ गुंडागर्दी चलेगी हमारी। कॉलेज गेट में हुई मारपीट में शामिल छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन छात्र नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। आप ही से मालूम हुआ कि वहाँ झगड़ा हुआ है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलेजों में बढ़ रही हिंसा ने शिक्षा के मंदिर में छात्र राजनीति के औचित्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के कॉलेजों में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के कॉलेजों में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिन पर 4 दिन का खूब हंगामा होता है और सियासत के ये खिलाड़ी अपनी रोटियां सेकते हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ सुभाष चंद्रा, डे एंड नाइट न्यूज।
मंडी के थलौट में ब्यास नदी में हुए हादसे को 30 दिन हो चुके हैं। करीब एक महीना पहले 8 जून की शाम को हैदराबाद के बीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र और एक टूर ऑपरेटर ब्यास नदी में बह गए थे। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली इस हादसे में अब तक 21 छात्रों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 3 छात्र और एक टूर ऑपरेटर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में लारजी डैम, बिजली बोर्ड और यहाँ तक कि हैदराबाद के बीएनआर कॉलेज की भी अलग अलग जगहों पर लापरवाही की बात सामने आई है। इन मौत की गहराती लहराती लहरों को भी नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या कर डाला। कितने घरों के चिराग बुझा दिए, न जाने कितनी उम्मीदों को तोड़ दिया। 8 जून की शाम लारजी डैम से छोड़ा गया सैलाब मात्र 27 सेकंड में 25 जिंदगियां तबाह कर गया। मंडी की ब्यास नदी में हुए इस दिल दहला देने वाली घटना ने हिमाचल से लेकर सीमांध्र और तेलंगाना को हिला दिया। हैदराबाद से मौज मस्ती करने आए सभी छात्र ब्यास नदी के किनारे बैठ फोटोग्राफी कर रहे थे कि तभी मौत का सैलाब बनकर आई ब्यास की तेज लहर ने सभी को अपने साथ बहा लिया। कुछ पल पहले जहां हंसी खुशी का माहौल था, वहां मातम पसर गया। होठों पे हंसी के तरानों की जगह चीख पुकार की आवाजों ने ले ली। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ना उन्हें जो ब्यास की तेज लहरों में बह गए और ना उन्हें जो किनारे पर खड़े होकर इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर थे। पल भर में ही 25 जिंदगियां लहरों की आगोश में आकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। और चंद पलों बाद जब लहरों का गुस्सा थमा तो वहां कुछ भी ना था। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और उन बच्चों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन ये इतना आसान ना था। तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक सारे बच्चों के शव नहीं मिल पाए हैं। जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कि हर बड़े हादसे के बाद कोई ना कोई लापरवाही सामने आती है। इस हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लारजी डैम का पानी छोड़ने से पहले सायरन बजाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। रस्म अदायगी के लिए कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार ना है। ना राज्य सरकार, ना लारजी प्रबंधन, ना बिजली बोर्ड और ना ही बीएनआर कॉलेज प्रबंधन। वो तो भला हो हिमाचल हाई कोर्ट का, जिसने खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों और संस्थानों को फटकार लगाई। वरना आज भी सब यही कह रहे होते कि इसमें उनकी कोई खता नहीं। कहते हैं वक्त का मरहम गहरे से गहरा जख्म भर देता है, लेकिन 8 जून को ब्यास की उफनती लहरों ने उन बच्चों के परिजनों को जो जख्म दिया वो शायद ही कभी भर पाए। आखिर 8 जून को उस शाम को उनका अपना हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। डे नाइट न्यूज़ के लिए रितेश झा के साथ सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नालागढ़ के बरोटीवाला से, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के सिर पर किसी चीज से हमला किया गया था। मृतक ऊना का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त बरोटीवाला से आ रही है, जहां पर एक लाश मिली है संदिग्ध परिस्थितियों में, और पुलिस के मुताबिक इस शख्स के सिर पर वार किया गया था और मृतक ऊना का रहने वाला बताया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, नालागढ़ के बरोटीवाला से खबर आ रही है, जहां पर एक लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स के सिर पर वार किया गया था और यह शख्स ऊना का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो नालागढ़ के बरोटीवाला से खबर आ रही है, जहां पर युवक की हत्या हुई है। युवक के सर पर किस चीज से वार किया गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बरोटीवाला में मौजूद अपने संवाददाता
जगत से। जगत, लाश कब बरामद हुई और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में? जी रूपक, मैं बताना चाहता हूँ, आज सुबह 9:30 बजे की बात है जब एक रेडी फड़ी लगाने वाला व्यक्ति उसी के अपने ही कमरे में सुबह 9:30 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी मिली। लाश जो थी उसकी खून से लथपथ थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची उसके कमरे के आसपास गई तो जब उसने देखा कि खून से लथपथ लाश है और दीवारों पे खून लगा हुआ, तो उसने आसपास के लोगों को बताया कि ऐसे करके किसी आदमी की वहां पे लाश मिली है। जो लाश मिली है तो आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर उसके मकान मालिक को फोन किया और पुलिस को सूचना दी। जो मृतक है जिसकी अभी मौत हुई है वो आदमी उन्ना का रहने वाला है, रामदास जिसका नाम बताया जा रहा है। पिछले 6 सालों से वो उस कमरे में रह रहा था और रेडी फड़ी लगाने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हमने जो भी अब तक की हमें जानकारी मिली है उसमें साफ हो चुका है कि मृतक के सिर पर गहरी चोट है या उसके साथ कोई तेजर हथियारों के साथ हमला किया गया हो। उसके जो भी मतलब सामने आया, फिलहाल उसका मर्डर हुआ है जिसपे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगत आपका। तो नालागढ़ के बरोटीवाला की खबर है जहां पर एक शख्स का शव उसी के कमरे से बरामद हुआ। इस युवक की सर पर किसी भारी चीज से इसके सर पर वार किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं किन्नौर जिले के पेजर नाला में बाढ़ आने से लिप्पा गांव को जोड़ने वाला 30 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। घटना शनिवार देर रात करीब 10 बजे की है। शनिवार रात लिप्पा पंचायत क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के कारण पेजर नाला में भारी बाढ़ से 40 लाख रुपए की लागत से बना लोहे का पुल बह गया। इस तरह लिप्पा गांव के करीब 35 से 40 परिवारों के सैकड़ों सेबों के पेड़ सहित लाखों रुपए की मटर की फसल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई। नुकसान का प्रारंभिक अनुमान करोड़ों में आंका जा रहा है। पेजर नाले में बाढ़ की भयंकर स्थिति को देख नाले के आसपास के मकानों में रहने वाले लोग पूरी रात अनहोनी की आशंका से खौफजदा रहे और जागते रहे। इस दौरान कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। घटना में करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन है, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। बात रेल बजट की। मंगलवार को पेश होने वाले रेल बजट में हिमाचल को बहुत सी उम्मीदें हैं। काफी समय से बिलासपुर बैरी रेल परियोजना का काम अधर में लटका हुआ है। कुछ दिन पहले हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ से मुलाकात की थी। अब रेल परियोजना को लेकर नई सरकार के रुख पर राज्य की जनता की खासी नजरें हैं। हमीरपुर संसदीय सीट पर तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद अनुराग ठाकुर ने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करने के लिए बिलासपुर और हमीरपुर संसदीय सीट का 2 दिवसीय दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, जिसमें अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की लंबित रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल बजट 8 जुलाई को पेश होना है और इससे हिमाचल को बड़ी उम्मीद है। आजादी से लेकर अब तक प्रदेश में रेलवे की राह में लगी रुकावटों को भी अनुराग ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अनुराग ठाकुर भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल परियोजना को लेकर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर रेल बजट में हिमाचल पर भी ध्यान देने का आग्रह कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 67 वर्षों में मात्र 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बन पाई है। हमारा प्रयास है कि जो ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक है उसको पूरा करने के लिए इस बार बजट में थोड़ा पहले से ज़्यादा धन डलवाया जाए ताकि उसकी गति और बढ़ सके। और दूसरा, ऊना से लेकर अंब तक, नंगल से ऊना, ऊना से अंब, ये विद्युतीकरण करवाएंगे ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन होने से इंजन बदलना ना पड़े, वहाँ तक सारी ट्रेन आए। तीसरा, अंब में हम लोग गाड़ियों की सफाई की सुविधा बनवा रहे हैं ताकि सारी ट्रेनें
वहीं पे साफ हों, उनको वापस नंगल ना जाना पड़े। चौथा, नंगल जब तक जितनी ट्रेनें आती हैं सारी ट्रेनों को हम अब से चलाना चाहेंगे ताकि हमारे लोगों को लाभ मिल पाए। हिमाचल में रेल विस्तार को लेकर और बिलासपुर के साथ हमीरपुर क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की योजना से संसदीय क्षेत्र के बीजेपी विधायकों और स्थानीय जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक ID धीमान का कहना है कि रेल विस्तार प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल है और प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह पहले इनके लिए प्रयास किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय, वही प्रयास अब होंगे और अब और भी बढ़ चढ़ करके होंगे। 8 जुलाई को पेश होने वाले मोदी सरकार के रेल बजट से हिमाचल की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। रेलवे का किराया तो भैया बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग के बजट से तो बाहर होता ही जा रहा है, तो ये कम होना चाहिए। रेल किराया तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक पर बोझ बढ़ रहा है हर तरह से। सर, रेलवे से हमें उम्मीद है कि मतलब यहाँ की जो रेलवे ट्रैक है वो आगे बढ़ना चाहिए ताकि यहाँ पे टूरिस्ट थोड़ा ज़्यादा आते रहें, क्योंकि शिमला जो है वो टूरिस्ट पे ही टिका हुआ है। तो हम यही उम्मीद करते हैं किराया थोड़ा ज़्यादा ना बढ़े। आम आदमी को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी को जब किराया जेन्युइन होगा और आम जनता को काफ़ी मतलब कि किराए में सहूलत होगी। जैसे किराया जैसे कितना बढ़ गया, अब चाहिए कि लिमिट का किराया लें, सर बस यही है। जो मैं डिमांड कर रहा हूँ कि अभी प्रेजेंटली किराए बढ़े हैं, वो तो हर आम आदमी और मैं हर युवा यही डिमांड कर रहा है कि आगामी बजट में रेल किराया ना बढ़ाया जाए। और हमारे हिमाचल में शिमला कालका जो रेलवे ट्रैक है वो एक हेरिटेज है, तो इसमें तो एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। ये आश्चर्य ही है कि रेल बजट के समय देश में बुलेट ट्रेन और महानगरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात उठती है, पर पर्वतीय इलाकों में रेल संपर्क बढ़ाने जैसे बेहद अहम काम की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। पिछले कई सालों से हिमाचल में रेल विस्तार को केंद्र से निराशा ही हाथ लगी है। मोदी सरकार इस पहाड़ी राज्य को रेल यातायात से जोड़ने के लिए कुछ बजट जारी करती है या नहीं, ये तो 8 जुलाई को ही सामने आएगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। अगले मानसून सत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली सबसे आधुनिक विधानसभा बन जाएगी। राज्य विधानसभा को ई-विधान नाम की प्रणाली से लैस किया जाएगा, जिसके बाद सदन की पूरी कार्यवाही कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा की कार्यवाही में पेपर का जरा भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस बाबत विधानसभा में पत्रकारों को प्रशिक्षण भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के मकसद से प्रशिक्षण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। आगामी मानसून सत्र में ई विधान के तहत पूरी कार्रवाई कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। ऐसे में इस प्रणाली को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्रवाई से जुड़े तमाम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा में सदन की कार्रवाई की कवरेज करने वाले पत्रकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी खास तौर पर मौजूद रहे। सदन में लैपटॉप की मदद से प्रश्नकाल से लेकर तमाम चर्चाओं और महत्वपूर्ण बिलों के बारे में किस तरह से जानकारी ली जाए, इस बाबत पत्रकारों को बेहतर तरीके से बताया गया। कागज से हटते हुए हम जो आज के युग की ज़रूरतें हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग की ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ हम स्विच कर रहे हैं। जर्नलिस्ट का जो प्रेस रूम है उसको भी लैस कर रहे हैं, वहाँ भी 10 कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। और बाहर अभी तक हमने 12 आपकी गैलरी में 12 जो है लैपटॉप्स लगाने का फैसला किया था। डिफ़िकल्ट प्रणाली नहीं है और आपको सिर्फ जो प्रयास करना है, इसलिए अभी विचार विमर्श हो रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने सदन की कार्रवाई के पूर्णतया कंप्यूटरीकृत होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके बाद सदन में सभी के लिए कार्य करना बेहद आसान हो जाएगा। बकौल बुटेल, ई विधान प्रणाली के सुचारू रूप से लागू करने के मकसद से सभी संबंधित विधायकों, अधिकारियों और पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी माननीय विधायकों और गवर्नमेंट से कनेक्शन करके जो भी है पेपरलेस ये सारा प्रोसीजर होगा। इससे न केवल हमारे आदरणीय मेंबर्स जो हैं उनको सुविधा होगी, पर गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा बचेगा। इसमें सुविधा है क्योंकि जो भी
यहाँ कार्रवाई होगी वो माननीय विधायक जो हैं अपने निजी कंप्यूटर पर भी इसको अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो असेंबली में रख भी सकते हैं। शिमला स्थित विधानसभा के बाद ई विधान प्रणाली को धर्मशाला विधानसभा में भी लागू करने की योजना है, जहां हर साल शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा और वक्त लगने की उम्मीद है। ई विधान प्रणाली के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी। अगले मॉनसून सत्र से ई विधान का आगाज हो जाएगा, जिसके बाद सदन की पूरी कार्रवाई कंप्यूटरीकृत होगी। इससे बड़े पैमाने पर सदन की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले कागजों की खपत में कटौती की जा सकेगी, तो वहीं धन और समय दोनों की बर्बादी रोकी जा सकेगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।